दिल्ली की एक अदालत ने गुज़िश्ता रोज दिल्ली फसादात पर तबसरा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल शुमाली मशरक़ी दिल्ली में हुए फसादात के दौरान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक़ तालिब इल्म उमर खालिद और आम आदमी पार्टी के बर्खास्त काउंसलर ताहिर हुसैन ने साजिश रची थी और इसके मुनासिब और काफ़ी सबूत भी हैं। सबूतों की बुनियाद पर जांच आगे बढ़ाई जा सकती है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इस मुद्दे पर हम सवाल करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्यों जलाया दिल्ली को जलाने के पीछे साजिश क्यों रची, क्या मंशा थी। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक स्टूडेंट लीडर उमर खालिद और आम आदमी पार्टी के बर्खास्त काउंसलर ताहिर हुसैन, इन दोनों ने पिछले साल दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रची थी। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने कल दिल्ली तशद्दुद मामले को लेकर कहा कि मुल्जिम उमर खालिद, मुल्जिम ताहिर हुसैन और दीगर मुल्जमीन दिल्ली तशद्दुद केस में साजिश में मुलव्विस हैं। ये साबित करने के लिए प्राइमा फेसी सबूत हमारे पास मौजूद हैं। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है। हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने कहा कि पिछले साल खजूरी खास इलाके के फिरकावाराना फसादात मामले में उमर खालिद के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए काफी सबूत हैं। एक गवाह का बयान ये दिखाने के लिए काफी है कि उस वक्त उमर खालिद और ताहिर हुसैन के बीच कांटेक्ट हुआ था। ताहिर हुसैन पर अहम साजिशकार होने का इल्जाम है, जिसने दंगे भड़काए, लोगों को लूटपाट करने और जायदादों को जलाने के लिए उकसाया। अब चलिए आपको बताते हैं कि उमर खालिद पर इल्जाम क्या हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अपनी चार्जशीट में उमर खालिद को दिल्ली तशद्दुद का मुल्जिम बनाया है। चार्जशीट के मुताबिक पिछले साल फरवरी महीने में दिल्ली में हुए तशद्दुद की प्लानिंग उमर खालिद और दूसरे लोगों ने मिलकर की। उमर खालिद ने दिल्ली तशद्दुद में मास्टरमाइंड के तौर पर काम किया। उमर खालिद ने ताहिर और खालिद सैफी के साथ शाहीन बाग में दंगों की साजिश के लिए मीटिंग की थी, जिसका जिक्र चार्जशीट में किया गया था। उमर खालिद ने कोर्ट में कहा था कि चार्जशीट दायर हुए करीब 1.5 महीना हो गया है, लेकिन अब तक उन्हें यह पता नहीं चला कि उनके खिलाफ इल्जाम क्या लगाए गए हैं। जिसके बाद कोर्ट ने जांच अफसर को अहकामात जारी किए हैं कि उमर खालिद को चार्जशीट की कॉपी जेल के कंप्यूटर पर मुहैया करा दी जाएगी, जिसे वो पढ़ सकेंगे। अब उमर खालिद और ताहिर हुसैन दोनों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी तर्जुमान यासिर जिलानी साहब, सियासी तज्जियाकार संजीव कौशिक जी, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील एहतशाम हाशमी साहब। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। पहला सवाल यासिर जिलानी साहब से। यासिर जिलानी साहब, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। इस मुल्क का दस्तूर, इस मुल्क का आईन, इस मुल्क का कानून आपको पूरी मुखालिफत दर्ज कराने का हक देता है, अख्तियार देता है। आप अपनी मुखालिफत दर्ज कराइए, एहतजाज कीजिए, मुजाहरे कीजिए, सड़क पर 100 दिन तक बैठे रहिए। लेकिन ये कौन सा कानून है, ये कौन सी साजिश है, ये कौन सा कारनामा है कि आप इसी मुल्क में रहकर मुल्क को जलाने की साजिश रचते हैं? जी देखिए, आपके सामने है वो जो लोग बार बार दिल्ली को लेकर कह रहे थे कि एक सामने से टारगेट करके सेलेक्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग चीजों को सामने रखी जा रही है। अब तो कोर्ट ने अपने प्राइमा फेसिया जो ऑब्जर्वेशन है उसमें जो साजिश करता है उनका नाम क्लियर कर दिया है। तो अब मुझे लगता है कि जो लोग उस पूरे माहौल को
राजनीतिक रंग दे रहे थे या उस माहौल के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे थे, विक्टिम प्ले कार्ड खेल रहे थे। मुझे लगता है कि आज उनको एक करारा तमाचा है और क्योंकि हम भारत की न्याय व्यवस्था पे यकीन रखने वाले लोग हैं और आपने सही कहा कि आपको एहतजाज करने का, आपको आंदोलन करने का और आपको अपनी बात रखने का हमारी हिंदुस्तान के संविधान ने ताकत दी है और उस ताकत का इस्तेमाल करके हम तमाम चीजें फ्री होके करते हैं। लेकिन अगर इस तरह के लोग हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे ही बीच में जहर बोने और जहर उगाने का काम कर रहे हैं तो इस पे समाज के लोगों के ऊपर भी सवाल है। समाज को ये देखना होगा और तय करना होगा कि जो नौजवान नस्लें कुछ लोगों के बहकावे में आके अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को खराब करते हुए जो हमारे गार्जियन देख रहे हैं, उनको भी सोचने की जरूरत है कि क्या कौन सही है और कौन गलत, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। मेरा देखिए अब्बास साहब एक सवाल कि आखिर आप इतने नाराज क्यों, आप इतना ज्यादा आप इमोशनल होके समाज का जो पूरा का पूरा ताना बाना है वो दो राहे पे क्यों खड़ा करने की? नहीं, ठीक है, आप नाराजगी जाहिर कीजिए, आप जज्बात में आइए, आप जज्बाती तकरीरें कीजिए, लेकिन आपकी जज्बाती तकरीरें दंगों में बदल जाएं तो सवाल उठेंगे, आप पर इल्जाम लगेंगे फिर। जी जी, क्या हम लोगों ने इसी हिंदुस्तान में और इसी कैपिटल सिटी दिल्ली की जो एक बेहद शानदार यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, वहीं से एजुकेशन लिया। हमारे वक्त में भी हमने भी स्टूडेंट जब छात्र थे तो आंदोलन किया, हमने फीस हाइक पे आंदोलन किया, हमने बढ़ते किराए के लिए आंदोलन किया, हमने अपने हुकूक को बिल्कुल अपने हुकूक के मुतालबात के लिए सड़कों पर आना कोई जमहूरियत का एक हक है और जमहूरियत का हुस्न भी है। सर आपके पास आएंगे, संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ हैं। संजीव कौशिक जी, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की खासियत और खुसूसियत यह है कि आप अपने मुतालबात, आप अपनी मांगे, आप अपने मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरिए, धरने प्रदर्शन करिए, लेकिन लोगों को भड़काइए तो नहीं, लोगों को इस तरह से आमादा तो मत करिए कि शहर के शहर जल जाएं, बस्तियों की बस्तियां जल जाएं, मोहल्ले के मोहल्ले जल जाएं और आम जिंदगी, आम लोग बेसरो सामानी के आलम में आज भी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जो दंगा मुतासिर इलाके हैं सर, वहां आप जाइए तो लोग अपने जो दंगों में जो घर जद में आए थे वो अपने घरों को छोड़कर बेसरो सामानी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन आपने जो कहा कि आप जज्बाती होकर अपने तकरीर को रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं और अपनी बातें रखिए जज्बाती होकर, लेकिन दंगे नहीं फैलाइए। क्या केवल उमर खालिद की तकरीर को आपने देखा और सुना? क्या बाकी लोगों की तकरीर को लोगों ने नहीं देखा? क्या बाकी लोगों ने इस तरह से भड़काऊ भाषण नहीं दिए थे उसमें? अरे साहब, देश के गृह मंत्री ने कहा था बटन दबा के करंट दौड़ाने की बात की थी। हम लोगों की बात छोड़ देंगे, उसके निचले पैदान पे जो लोग हैं उनकी बात बाद में करेंगे। कपिल मिश्रा ने क्या कहा था? धमकी दी थी कि केवल और केवल ट्रंप के यहां से गुजर जाने के बाद एक डेडलाइन तय कर दिया था कि इसने तक यदि खाली नहीं होता है तो उसके बाद में हम खाली कराएंगे, हम दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं। क्या हुआ? यहीं पे जाके सब कुछ धाराशायी हो जाता है। जब सब जगह से निराश हो जाता है कोई आदमी तो सोचता है कि कोर्ट की तरफ देखते हैं, कोर्ट तो हमारे साथ न्याय करेगा, और कोर्ट की तरफ बड़े उम्मीद के साथ लोग देखता है। अभी भी उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में न्याय करेगा और कोर्ट के हर एक उस फैसले को हिंदुस्तान की पूरे जनता अपने सर माथे पर लगाते हैं। लेकिन जो वाकयात उस समय घटे, जो परिस्थितियां उस समय पैदा हुई थी, क्या एक तरफा आपको नहीं लगा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही थी? 3 दिन तक दिल्ली धू धू करके जलती रही और दिल्ली की पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रह गई। जहां नहीं बुलाया जाता है वहां दिल्ली पुलिस चली जाती है और जाकर अंदर में जाकर के डंडे भांज के सर फोड़ के आती है, और जहां बुलाया जाता है जेएनयू में वहां दरवाजे पे खड़ी रहती है और अंदर जाकर चंद गुंडे तांडव मचाते रहते हैं। सब किसी के पास फुटेज था, किसके पास नहीं चेहरे थे, लेकिन सब किसी के पास फुटेज था, चेहरे थे, लेकिन आज तक उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया। हम ये कह रहे हैं कि जिस मामले में हम लोग बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से कोर्ट जो फैसला करेगी, अदालत फैसला करेगी, उसको हम सर माथे पे रखेंगे, लेकिन पूरी प्रक्रिया ऊपर से लेके नीचे तक जितना कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ सस्पेक्टेड था। यदि प्रायोजित था तो दोनों पक्ष के लोगों की बात होनी चाहिए। दंगे में जब लोग मरते हैं ना साहब, तो दंगे 2 कौम के लोगों के बीच में होती है, 2 धर्म के लोगों के बीच में होती है। घर भाई भाई में दंगे नहीं होते, एक ही धर्म के लोगों के बीच में दंगे नहीं होते, दोनों अलग अलग हैं। जब आप आंकड़ों की बात करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन प्लान किया था और किसकी मौत ज्यादा हुई और किस तरह से हुई थी। हम ये इस मुद्दे
इसके अंदर नहीं आना चाहते, लेकिन देश की जनता समझदार है, वो समझ रही है इस चीज को। जी ठीक है यासिर साहब, संजीव जी सवाल उठा रहे हैं कि बयान तो दोनों तरफ से दिए गए थे, जज्बाती बयान दिए गए थे देश के गद्दारों को, और फिर आगे के जुमले को मैं नहीं दोहराऊंगा यहाँ पर, इस तरह का बयान दिया गया था। बयान ये भी दिया गया था कि बाबरपुर में बटन दबाओ और शाहीन बाग में करंट जाए। कपिल मिश्रा ने चैलेंज किया था, धमकी दी थी। प्रवेश वर्मा ने इश्तियाल अंगेज बयान दिए थे सर। तो बयान तो दोनों तरफ से आए, संजीव जी कह रहे हैं, लेकिन एक्शन एक ही तरफ के लोगों पर हुआ। देखिए संजीव जी अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अगर ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल एक तरफा ट्रैक पे सोचने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप बताइए कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम का जमाना है और सर्विलांस हर चीजें होती हैं। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे प्लानिंग जो है वो कोर्ट ने जरिया बनाया है। वो वॉइस को सैंपल के बाद चेक करने के बाद उसको जरिया बना के प्राइमा फेसिया जो रिपोर्ट आई है तब जाके सारी चीजें, कोई हवा में तीर नहीं चला सकते कि आप सिर्फ जज्बात, मैंने क्या कहा कि जज्बात में आके सिर्फ आप बयानबाजी कर दें तो बयानबाजी आपको कटघरे तक नहीं ला सकती। क्योंकि हम ये मैं, संजीव कौशिक, आप और भारत की न्याय व्यवस्था जानती है कि जो हमारी संवैधानिक ताकत है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी बात कह सकते हैं। लेकिन जब वो टेक्निकल चीजें ढूंढी जाती हैं, उस टेक्निकल चीजों के ढूंढने के दौरान ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी का पता चला कि कब किसको कैसे फोन किया गया, किसको कहा गया कि आप कितनी औरतें लेके जाफराबाद जाइए, किसको कहा गया कि आपको शाहीन बाग में किस तरीके से हैंडल करना है, किसको कहां से कहा गया कि आपको सिलमपुर और जाफराबाद में कौन संभालेगा। तो ये सारी चीजें उसको आधार बनाया गया और इसमें मैं और आप और संजीव कौशिक कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यासिर भाई सवाल तो उठेंगे ना, यासिर भाई सवाल ये उठेंगे कि कपिल गुर्जर का भी मामला आपके सामने है, उसने दिन दहाड़े फायरिंग की थी, वो भी आजाद घूम रहा है, तो सवाल उठेंगे ना यासिर भाई। अच्छा देखिए, उसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी होने के बाद कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद उसको बेल मिला है, तो उस पर चर्चा हम फिर उसी विस्तार के तरीके से आप अगर डिबेट रखेंगे तो कर देंगे। आज हम कोर्ट के आधार पे, जो कोर्ट ने जिस पे कह दे कोई संजीव कौशिक की उनकी आस्था नहीं, या कह दे कि संजीव कौशिक ये कह दे कि हम कोर्ट की बातों को नहीं मानते हैं, तो एक अलग की बात हो जाएगी। लेकिन हमने उसी आधार पे तो आज हम आपके साथ डिबेट कर रहे हैं, उसी आधार पे तो आज पूरे दिन से ये डिबेट चल रही है तमाम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में। तो हम उसी आधार पे हम बात कह रहे हैं। और आप देखिए कि जितने भी लोग आए हैं ये एक तरफा नहीं हुआ, सिलेक्टिव करके किसी को भी नहीं। जो एफआईआर में पिछली बार भी हमने इस पे कई बार चर्चा करी है कि कितने एक तरफ के लोगों के नाम हैं, कितने एक समुदाय के लोगों के नाम पे एफआईआर हुई। तो ये सारी चीजें एक पूरी व्यवस्थित है और उस व्यवस्थित के मतलब सारे सिस्टम के अकॉर्डिंग ये 2-3 जो में अहम नाम है, जिसमें ताहिर का नाम आता है, जिसमें उमर खालिद का नाम आता है, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे समाज के ताना बाना को बिखेरने की, तोड़ने की साजिश रची है और उसको कोर्ट उनके अकॉर्डिंग उनको सजा देगी। ठीक है, ठीक है। संजीव सर, कोर्ट का ये तबसरा है, कोर्ट का ये कमेंट है, कड़कड़ गुड्डुमा कोर्ट ने ये बोला है। अब सवाल ये उठता है कि जब खुद ताहिर हुसैन का ड्राइवर इस बात की गवाही दे रहा है, अदालत में इस बात को कह रहा है कि हमने देखा उस रोज़ कि ताहिर हुसैन गाड़ी में बैठकर शाहीन बाग आए, फिर ताहिर हुसैन उतरकर एक दफ्तर में गए, वहाँ पर उमर खालिद और खालिद सैफी दफ्तर में गए, 1.25 घंटे तक वहाँ मीटिंग चली, मीटिंग के बाद फिर ताहिर निकलकर बाहर आया। फिर वो आगे कहता है कि हमने ताहिर को पैसे बांटते लोगों में देखा, लोगों को भड़काते देखा। तो इन तमाम सबूतों की बुनियाद पर अदालत ने ये कमेंट किया है कि इस तरह के सबूत हैं, इस तरह के माकूल और मुनासिब सबूत हैं कि इस जांच को आगे बढ़ाया जाए। तो अब इस पर सवाल तो नहीं उठाया जा सकता ना। संजीव सर, आपको मेरा सवाल मिला कि? जी, एक बार दोबारा आप बोलेंगे? संजीव सर, यासिर जिलानी साहब कह रहे हैं कि अदालत ने यह तय किया, अदालत ने यह कमेंट दिया है, खुद ताहिर हुसैन के ड्राइवर ने
राहुल कसाना ने ये बयान दिया है, गवाही दी है कि मैंने ताहिर को देखा है कि वो किस तरह से दंगों की साजिश रचने में मुलव्विस था, वो किस तरह से लोगों को भड़का रहा था, लोगों के बीच में पैसे बांट रहा था। ये उसके ड्राइवर ने ये गवाही दी है। उसने कहा कि मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके गया, वो शाहीन बाग गया, वहां पर खालिद सैफी और उमर खालिद के बीच 1.25 घंटे तक एक दफ्तर में मीटिंग हुई। उसके बाद ताहिर निकलकर सामने आया। तो इन तमाम गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर अदालत ने यह तय किया है कि इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाए। तो अब उस पर सवाल तो नहीं उठाया जा सकता ना सर? नहीं, जाहिर सी बात है, यदि ताहिर हुसैन के ड्राइवर ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है और उसको आधार मान के यदि अदालत कार्रवाई कर रही है तो निश्चित तौर पे इसमें कोई प्रश्न खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम खूब जानते हैं साहब कि यहाँ की पुलिस किस तरह से काम करती है और किस तरह से अपने स्टेटमेंट को दिलाने के लिए कौन कौन से तरकीबें इस्तेमाल करती है। जहां मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां यही सस्पेक्टेड हो कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो आप किस पक्ष के लोगों को आप किस नजरिए से देख रहे हैं। अभी तो सीधे सीधे एक लाइन में हमारे जिलानी साहब बिल्कुल डिनाई कर गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्या हमने देखा नहीं था क्या? जो हम जिस स्टेटमेंट की बात हम कर रहे हैं, जिन लोगों को भड़काने की बात कर रहे हैं और जो लोग पूरे ताहिर हुसैन का आप बता दीजिए कि कहीं ऐसा कोई खड़े होकर के बहुत बड़े मजमे में वो आदमी बोल रहा हो कि नहीं छोड़ना सर, नहीं है, उसका जला वीडियो देना सर, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था सर, वीडियो वायरल हुआ था उसके मकान का, और उसमें उसकी जो पोजीशन थी वो मुश्तबा थी, वो संदिग्ध थी सर। वीडियो वायरल हुआ था, हमने देखा था। अरे साहब देखा था हमने, लेकिन आप हमें ये बताइए ना कि आप ये कौन सा दंगाई होगा कि अपने घर के सामने में कहीं दंगा करने के लिए इतने सारे चीजों को इकट्ठा करके उसके बाद में दंगा करने का प्लान बनाएगा। और वो भी जब तो अदालत ने यही सर, अदालत ने यही तो कहा है ना, अदालत ने कहा है कि इसकी पूरी साजिश रची जा रही थी, बहुत दिनों से ट्रंप के दौरे से इसकी तैयारी हो रही थी और इसके माकूल सबूत हैं कि किस तरह से मीटिंग हो रही थी उमर खालिद और ताहिर के बीच में, और काफी मुनज्जम तरीके से इस दंगे को अंजाम दिया गया है, दिल्ली को जलाया गया है। अदालत ने यह भी कहा सर। मैंने कहा कि पुलिस को यह सिद्ध करना होगा अदालत में। अदालत ने यदि कार्रवाई अपनी शुरू की है और जाहिर सी बात है कि संदिग्ध यदि है तो वो कार्रवाई करेगी। लेकिन फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि केवल एक तरफा ये बात ऐसा क्यों? क्या किसी दूसरे पक्ष के लोगों को किसी ने नहीं देखा? जो लोग दौड़ रहे थे, जो लोग आए बाहर से, दिल्ली के बाहर से जो सीमा पार करके जो लोग आए थे, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं? सर संजीव सर, एक बहुत प्रैक्टिकल की बात है सर, दूसरे तबके से तो मतलब ही नहीं ना था। एंटी सीए प्रोटेस्ट तो एक ही तबका कर रहा था, एक ही तबका सड़क पर बैठा हुआ था, एक ही तबका आवाज उठा रहा था, एक ही तबका आजाद मुल्क में आजादी की मांग कर रहा था। ये सारी कवायद तो महीनों से चल रही थी ना, 15 दिसंबर से चल रही थी। दंगा फरवरी में हुआ था, 3 महीने लगातार एक ही तबका तो रोड पर बैठा हुआ था सर। तो अब्बास भाई, टारगेट तो वही था ना, टारगेट उसी को किया गया। ये क्यों नहीं मानते फिर? तो यदि उसी से परेशानी थी तो टारगेट उसी को किया गया ना। सियासत यही हम कह रहे हैं। और टारगेट का ही नतीजा था जो संख्याओं के बारे में जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, इसी टारगेट का नतीजा था कि वो लोग ही सबसे ज्यादा हताहत हुए जो बैठे हुए लोग थे, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। जो लोग खुलेआम इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे थे, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग खुलेआम, तो वो तो यासिर जिलानी साहब कह रहे हैं कि साहब देखिए, बयान देना अलग चीज होती है, दंगों में मुलव्विस होना और दंगों की साजिश रच के उसको अंजाम देना ये एक अलग चीज होती है। कमाल की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो आप भड़क जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो हम नहीं भड़क पा रहे हैं। ये तो कमाल का लॉजिक है। नहीं तो अदालत के जो टेक्निकल तफसीरें हैं, कमेंट हैं, वो समझिए सर। उसमें यह है कि इन्होंने भड़काऊ बयान भी दिया और साजिश भी रची, प्लानिंग की। इस वजह से जांच आगे बढ़ाई जा सकती है सर, ये है अदालत का कमेंट। हम ये कह रहे हैं, हम अदालत पे, फिर मैं कह रहा हूं कि अदालत पे कोई प्रश्न है ही नहीं। अदालत तक यदि कार्रवाई पहुंची है तो किसके माध्यम से पहुंची है? जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस की एक अहम भूमिका है ना। हम दिल्ली पुलिस की भूमिका के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो अपनी भूमिका निभाई थी वो संदिग्ध है, वो संदेह के घेरे में है। लगातार दिल्ली पुलिस पर प्रश्न खड़ा किया गया। उससे पहले सीए के चाहे प्रोटेस्ट की बात हो या फिर मैंने कहा कि जेएनयू की बात हो या उस दंगे में भूमिका की बात हो, आप हमें बताइए कि यासिर जिलानी साहब, ये केवल देश की जनता को ये बता दे कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि यहां गृह मंत्री के रहते हुए, गृह मंत्री के अधीन में पुलिस रहते हुए दिल्ली पुलिस
3 दिनों तक दिल्ली धू धू करके जलती रही और ये अपने हाथ पे हाथ बैठे रह गए। कौन सी तैयारी हो रही थी? ठीक है, इसी के लिए यासिर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। यासिर साहब, इल्जाम ये भी लगता है दिल्ली पुलिस मरकज के कंट्रोल में होती है, 3 दिन तक दिल्ली जलती रही, मुल्क की दारुल हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ बैठते हैं, होम मिनिस्टर यहाँ बैठते हैं, तमाम मुल्क के बड़े पावर यहाँ बैठते हैं, उसके बावजूद दिल्ली के दंगों को कंट्रोल नहीं किया गया। देखिए, दिल्ली पुलिस ने बेहद शानदार काम किए थे, बहुत जल्दी, मुझे लगता है 48 घंटे से पहले उसने कंट्रोल कर लिया था। नहीं सर, तो 3 दिन तक दंगे होते रहे सर। वही बोला मैंने, सिचुएशन जो है आप उस वक्त की समझ रहे हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे देश में थे, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था में मुझे लगता है कि अमेरिका से लेके भारत तक की जो पुलिस महकमे के लोग हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, वो लगे हुए होते हैं। और ये कई बार वीडियो सामने आई, कई बार जो बातें सामने आई हैं, जो जिन लोगों ने साजिश रची, उन्होंने कहा कि जब ट्रंप आएंगे तो उस वक्त, मैं उस बात में भी बहुत अंदर जाना नहीं चाहता हूँ, हमने कई बार इस पर मुझे लगता है नहीं, वो सारी बातें हैं कोर्ट के तबसरे में, वो सारी बातें हैं। उमर खालिद का वो बयान है कि ट्रंप के आने से पहले हमें इस तरह के हालात पैदा करने हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल पे लोग इस हमारी आवाज को सुने। हाँ, यही तो आधार बनाए। और संजीव कौशिक कभी कह रहे थे कि मैं एक तरफा बात कर रहा हूँ। आप बताइए कि सीए का जो कानून था, उससे कौन सा भारतीय भारत से बाहर चला गया? कितना माहौल बड़ा कर दिया गया कि एक आदमी भी अपनी जमीन पे नहीं रह पाएगा, सबको बाहर भेज दिया जाएगा, सब बांग्लादेश चले जाएंगे, सब पाकिस्तान चले जाएंगे। आप बताएं, आज सीए के पूरे हंगामे को लेके जो नासमझ लोग थे, जो इस कानून को नहीं समझ सके, जबकि यह कानून सीधा सरल था कि जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो अपने अल्पसंख्यक वर्ग के लोग वहां प्रताड़ित और उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए ये कानून लेके आया गया था। आपने अपने ऊपर ओढ़ लिया और आपने देखा कि शाहीन बाग में किस तरीके से एक माहौल बनाया गया, एक माहौल खड़ा किया गया, एक नफरत की राजनीति की। लेकिन यासिर साहब, एक कौम को, एक तबके को, मुल्क के एक बड़े तबके को ये लगा ना कि ये कानून उसके खिलाफ है, उसको लगा कि हम अपने दस्तावेज कहाँ से लाएंगे, हम अपने कागजात कहाँ से लाएंगे। इस कानून में अगर मुसलमानों को भी शामिल कर लिया गया होता तो मसला ही नहीं होता। लेकिन एक बड़ा तबका 100 दिन तक सड़क पर बैठा रहा, सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, कोई मौके पर गया नहीं। ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना सर। ये बड़ा तबका नहीं, उस तबके से मैं और आप भी आते हैं, और हमें तो कभी अपने भारत के कानून, अपने भारत के संविधान पे हमेशा से यकीन रहा है कि अगर कोई बात होगी तो हम कानून का सहारा लेके सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन कानून की आप बात करते हैं, संजीव सर जैसे लोगों को शक होता है कि भाई एक ही तबके पर कार्रवाई क्यों होती है, एक ही तबके पर इल्जाम क्यों लगते हैं, एक ही तबके के लोगों को क्यों परेशान किया जाता है? एक ही तबके के लोग कश्मीर में दहशतगर्दी में मुलविस हैं तो किसी दूसरे तबके पे इल्जाम लगाया जाएगा? ये बताइए आप। एक ही तबके के लोग अगर सीए में इन्वॉल्व थे, 99.9% एक ही तबके के लोग थे, तो आखिर उनके दिमाग में कैसे ये बात आ गई कि जिनके दादा परदादा, जिनकी पीढ़ियां, जिन्होंने जिन्ना जैसे नामाकूल लीडर की टू नेशन थ्योरी को लात मार के हिंदुस्तान के सरजमी को चूम के हिंदुस्तान को अपना वतन बनाया और इस वतन में रहे, और यहाँ के जो मेजॉरिटी के लोग थे, जो सनातन धर्म के लोग थे, उन्होंने उनको खड़ा और बड़ा किया। तो फिर आपके दिल में कैसे शक होगा? क्या वो भूल गए वो रिवायत और रिवाज की, जब सनातन धर्म के लोगों ने हमें इस 47 के बाद जब हम टुकड़े में बट के हम कुछ लोग यहाँ बचे, तो उन्होंने हमें खड़ा भी किया और बड़ा भी किया और अपने बराबरी का दर्जा। तो क्या उस रिवायत और रिवाज को हमने एक झटके में किसी पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोग और एक आध वामपंथी विचारधारा के कुछ लोगों ने हमारे दिमाग में ये कहां से तरबियत दे दी कि हम भारत से अलग कर दिए जाएंगे? और हम भारत में एक अपने आप में मुहज्जब तरीके से रहते हैं, फ्री होकर रहते हैं, सारी चीजें यासिर भाई तो सरकार क्या कानून की बारीकियों को अवाम को बताने में नाकाम हो गई और वर्गलाने वाले कामयाब हो गए, बहकाने वाले कामयाब हो गए? शाहीन बाग में कौन आया? शाहीन बाग में आए ओवैसी के वारिस पठान, जो गालियां देते थे उससे स्टेज, जो सरकार के मुखिया को, वजीर आजम को छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में दिया गया कि उनकी मौत हो जाए और उनके मौत के लिए बाकायदगी से दुआएं मांगी गई।
ये आप लेकिन यासिर भाई अगर वारिस पठान के जाने पर आपको इतराज है तो बीजेपी का कोई मरकजी वजीर पहुंच जाता, वहां बातचीत हो जाती तो मसला हल हो सकता था। आप बताइए, मैं तो उस आंदोलन के दौरान उस स्थल पे उन्हीं के सोच की जो सबसे बड़ा चैनल है, जो उनको वो सोचते हैं कि उन्हीं की बात दिखाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उसके साथ 3-3 प्रोग्राम में मैं गवाह एक तरीके से वहां रहा हूं। लेकिन जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके की नफरत थी, जिस तरीके से लोगों को ये लग रहा था कि हम अगर राइट विंग और भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वो हमें मार खाएंगे, तो वो जो सोच थी वो कैसे पैदा हो गई। वो तो सब हमारे भाई थे वहां पे सब हमारे, कोई चचा था, कोई मामू था, कोई फूफी थी, कोई बड़ी बहन थी, और वो इस तरीके से नफरत की नजरों से हमें देख रही थी, जैसे लग रहा था कि मैं मुजरिम। मैं तो उन्हें यही समझाने आया था। ठीक है यासिर भाई, यहाँ संजीव सर आपसे सवाल है। आपने जो सवाल उठाया था कि हर मामले में एक तरफा कार्रवाई क्यों होती है, एक तरफा एक्शन क्यों लिया जाता है, तो यासिर जिलानी साहब कह रहे हैं कि हर मामले में एक ही तबके के लोग मुलव्विस क्यों होते हैं। देखिए अब्बास भाई, इस बात को समझनी होगी, ये शतरंज के खेल में बड़े माहिर लोग हैं। ये वही लोग हैं जो सीएए में जिस तरह से उस शाहीन बाग में जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों को समझाने, या उन लोगों को क्या क्या कौन कौन शब्दों से उनको नहीं नवाजा गया। इतनी बड़ी चिंता थी आपको कि 3 देशों के जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपने देश का नागरिक बनाने के लिए दर्जा दिया जाए, और आप जो कानून बनाए थे इसी के विरोध में या एनआरसी के विरोध में जो आशंकाएं थी, इसके लिए वो लोग बैठे हुए थे। आज क्या है, आज आपके ही देश के नागरिक, अपने देश के वो नागरिक, जब पूरा मुल्क अपने घरों में छुपा हुआ था, ये वो नागरिक है जो आपके लिए फसल उपजा रहे थे, वो सड़कों पे बैठा हुआ है। 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। जनवरी माह में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान और कड़कड़ाते इस बारिश के मौसम में भी वो बारिश में नीचे बैठे हुए हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी ये लोग कौन एंगल खोज रहे हैं? पीएफआई की फंडिंग खोज रहे हैं, खालिस्तानी लोगों की भूमिका उसमें खोज रहे हैं। ये लोग बड़े माहिर हैं, लोग बहुत सातिराना अंदाज से ये अपने शतरंज की चाल को चलते हैं। उस समय भी यही हो रहा था। इनको खूब पता है कि किस तरह की चाल में इनको राजनीतिक फायदा क्या मिलेगा। उस वक्त भी यदि इस तरह की बात थी, तमाम तरह के लोग जा रहे थे। क्या आपको याद है, आप बताइए मुझे, कि सरकार के कोई नुमाइंदा जाकर के उन लोगों को उसके मंच से समझाने का प्रयास किया हो? तमाम लोग पहुंच रहे थे वहां पे, विपक्ष के लोग आज भी पहुंच रहे हैं। यदि किसानों की बात हो रही है तो आज भी विपक्ष के लोग पहुंच रहे हैं, देश का हर एक नागरिक पहुंच रहा है, हर तबके का लोग पहुंच रहा है। आप कब गए? आप कब जाके बात करने का प्रयास कर रहे हैं? उसके लेकिन नहीं है, किसान आंदोलन में बातचीत तो चल रही है ना सर, 7-8 दौर की बातचीत। क्या साहब किसको पता नहीं है? सरकार के नुमाइंदे जो यहाँ बैठे हुए हैं, पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं है कि वो लोग चाहते क्या है, उन लोगों की डिमांड्स क्या है, बात क्या कर रहे हैं। वो जो चाह रहे हैं उस पर बात करें तो बात बने। आप रिकॉर्डिंग के जैसे लेकिन संजीव कौशिक साहब, ये भी आरोप लगाया जाता है कि कोई भी कानून, कोई भी पहल सरकार करती है तो उसकी मुखालिफत शुरू हो जाती है उस कानून की बारीकियां जानने से पहले, और उसको अपोजिशन हवा देता है बाकायदा तौर पर, और हवा देकर पीछे हट जाता है, और मुजाहरा करने वाले आखिर में मुजाहरा करते करते थक जाते हैं, फिर उनका पुरसाने हाल कोई नहीं होता। अब्बास भाई, ये विपक्ष इतना कमजोर है कि इनके सामने तन के खड़ा नहीं हो सकता, और इसकी ये हैसियत कि ये इन लोगों को बरगला दे और इन लोगों को खड़ा करा दे और देश में फसाद पैदा करा दे। क्या हैसियत है विपक्ष की? आज विपक्ष जवान खोलने के लायक नहीं है, इनके सामने तन के खड़ा होने के लायक नहीं है, और ये कह रहे हैं कि सब कुछ विपक्ष बरगला दे रहा है और देश में अफरा तफरी का माहौल है, सरकार इससे अस्थिर हो रही है। कमाल की बात है। ये तमाम तरह की बातें करेंगे। यही मैं कह रहा हूं कि ये बात जब ये कर रहे होते हैं तो इनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। उस समय भी यही चल रहा था। मैं यही कह रहा हूं कि उस समय भी यदि समझाने का प्रयास किया जाता, उसके बराबर समानांतर में आज चौपाल लगाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस समय भी यही किया गया था। उसको तोड़ने का प्रयास किया गया और इंतजार किया गया। वो शायद वो भी जो आंदोलन चल रहा था वो भी अपने जुनून पे होता और अब शिखर पे होता, लेकिन उस समय कोरोना की वजह से वो आंदोलन खत्म हुआ था। ये मत भूलिए आप। ये अभी भी जिस तरह ये नया आंदोलन शुरू हुआ है, ये भी चाहते हैं कि इसको भी लंबा खींचा जाए और उसी तरह से ये आंदोलन भी खानों में बढ़ जाए। और ठीक है संजीव सर, तो आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली की एक अदालत ने ये जो बात कही है, जो तफसीरा दिया है, ये आपको एक तरफा लग रहा है कि एक ही तरफ के लोगों के खिलाफ इस तरह की बातें कही जा रही हैं, उनको फंसाया जा रहा है जबरदस्ती?
अब्बास भाई, दिल्ली की अदालत तक जो मामले गए हैं, जो तथ्य रखे गए हैं, यदि आप बताइए कि यदि तथ्य केवल, यदि पुलिस की बात हो रही है, यदि वो एक तरफा ले जाकर रखती है, यदि वो अपनी इंक्वायरी एक तरफा करती है, जो मामले वहां पहुंचेंगे उसी की सुनवाई करेगी ना अदालत। लेकिन यासिर साहब तो कह रहे हैं ना कि दूसरे तरफ के लोगों के लिए कोई पर्याप्त सबूत ही नहीं है, सिर्फ कह देना, स्पीच दे देना, इससे कोई सबूत थोड़ी बनता है। साहब, ये भड़काना नहीं होता है, गोली मारो यहाँ और किसको गोली मारो, ये भड़काना नहीं होता है। रास्ते साफ करा देना भड़काना नहीं होता है, करंट दौड़ाना भड़काना नहीं होता है। मैंने इसीलिए कहा कि छोटे छोटे निचले स्तर के लोगों की बात छोड़ दिया है। बड़े बड़े स्तर के लोग जो थे उस समय इस तरह से गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट दे रहे थे और लोगों ने देखा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपने मन की बात कर रहे हैं आपके सामने, साफ देखा है, सारे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है। और उसके बाद में आप कहते हैं कि विश्वास कर रहे हैं, आपकी बातों पे यकीन कर लें। आप जो कह रहे हैं वो बराबरी की बात कर रहे हैं। आपके दिल में कोई प्रपंच नहीं है। हिंदुस्तान की जनता समझती है कि देश का प्रधानमंत्री यदि कुछ बोलता है, देश का यदि गृह मंत्री कुछ बोलता है तो उसके कुछ मायने होते हैं, उसके कुछ अर्थ होते हैं और वो कानून के जैसे उसका पालन होना चाहिए। हमने देखा है देश के वजीर ने किस तरह का स्टेटमेंट दिया है। महंगाई खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई क्या? बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार दी जाएगी, दे दी गई क्या? बुलेट ट्रेन पर चला देंगे, चले गए क्या आप? ये सारी चीजें हमने देखी है। कितने सांसदों ने गांव को गोद दिया, सब कुछ देखा। यकीन नहीं होता किसी को कि आपके नियत में क्या है। आप जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, ये नियत में खोट है, इस पे बात करें। ठीक है यासिर भाई, संजीव जी जो सवाल उठा रहे हैं उससे लोग भी सवाल करते हैं। आप कह रहे हैं कि उधर कोई ज्यादा मजबूत और पुख्ता सबूत नहीं है, बयान दे देने से और दंगा की साजिश रचने में बहुत फर्क है। तो शर्जील इमाम, लोग कहते हैं कि शर्जील इमाम ने भी बयान ही दिया था कि चिकन नेक को काट दो, असम को अलग कर दो। इस बयान पर उसकी गिरफ्तारी हो गई। देखिए, हमने बस पे कई बार चर्चा करी है। FIR की कॉपी देख लीजिए, कितने लोग इस समुदाय से उनके ऊपर FIR है और कितने लोगों का उस समुदाय पे FIR है। जो भी अपराधी है, देखिए अगर अपराधी ने अपराध किया है तो मुझे लगता है कि उसको सजा मिलनी और वो सजा अदालत तय करेगी। वो विवेचना का मामला है। संजीव कौशिक जी जो बात कह रहे हैं, बार बार घूम फिर के एक ही बात कह रहे हैं कि ये लोग बहुत माहिर हैं, ये CA में लेके वैसे ही कर रहे थे और किसान आंदोलन को भी यही कर रहे हैं और विपक्ष बहुत कमजोर है। सारी चीजें खुद ब खुद अपने आप से बयान। बताइए कि CA कानून के वक्त भी क्या वहां के लोगों को दावत नहीं दी गई थी, बुलाया नहीं गया था? हमने और आपने इस पे डिबेट भी एक नहीं कई बार करी है, लगातार करी है। इनकी याददाश्त कमजोर है तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। मैं इतना कहूंगा कि आप थोड़े से शंख पुष्पी या बादाम जैसी चीजें खाए करें तो याददाश्त आपकी सही है। इस आंदोलन में जो किसान आंदोलन की ये चर्चा कर रहे हैं उसमें भी जो 15 बिंदु पे सरकार के साथ संवाद अब तक 8वें राउंड तक हो गई है, उसमें भी मुझे लगता है कि 75% जो किसान आंदोलन करने वाली धड़ा है, जो अलग अलग ग्रुप हैं, वो सरकार के साथ कहीं ना कहीं सहमति बनती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी कुछ राजनीतिक दल के प्रेशर में आके अपने राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। वही साफ कह रहे हैं कि नहीं, जब तक रिपील नहीं कीजिएगा, जब तक इस कानून को खत्म नहीं कीजिएगा, हम नहीं मानेंगे, हम आंदोलन नहीं करेंगे। यासिर भाई जैसे अपोजिशन को सरकार के उठाए गए हर कदम के खिलाफ शिकायत रहती है, मुखालफत होती है, उसी तरह से सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं कुछ लोग हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे रहते हैं। CA प्रोटेस्ट के दौरान आपने देखा होगा कि 80 जगह पर लोग कह रहे थे कि शाहीन बाग बने हुए हैं 80 शहरों में। ये कुछ लोग नहीं थे। या किसान आंदोलन में दिल्ली के इर्द गिर्द की सरहदों पर किसान पिछले 40-41 दिन से बैठे हुए हैं। ये कुछ लोग नहीं हैं, इनके मुतालबात हैं, इनकी मांगे हैं, उनको सुना जाना चाहिए। देखिए अब्बास भाई, मैं बिल्कुल आपके इस जज्बात को समझता हूँ कि जो विपक्ष का एक पूरा धड़ा है। देखिए विपक्ष भी तो है ना भारत के अंदर, तो और उसमें हमारे जो एक दो समुदाय के खास करके लोग हैं जिनके पास बेइंतहा मुझे लगता है कि बिना कुछ सोचे समझे, आप जानते हैं, आप भी आते हैं और मैं भी रिप्रेजेंट करता हूं, हम किसी भी तरीके की बात अगर इस सरकार के खिलाफ, खास करके उस सरकार के खिलाफ जिस सरकार के खिलाफ वो बचपन से एक तरीके से अगेंस्ट सोच के साथ बड़े हुए हैं। उन्हें पहले ये बताया गया 80 के दशक में कि अगर जनसंघ से बनी हुई भाजपा अगर आ जाती है और भारत में हुकूमत उसकी आ जाएगी तो एक समुदाय के लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज दिए जाएंगे। लेकिन कहीं कोई हकीकत उससे बहुत दूर दूर तक था। उसके बाद उन्होंने डराया कि नहीं, सालों साल डराया और वोट बैंक का एक बड़ा
अपने आप उसको इस्तेमाल करते रहे, तुष्टीकरण का जो बार बार हम लोग बात कहते हैं, उनको उन दलों ने कभी अलग नहीं होने दिया। ये डराने में हमेशा से वो महारत हासिल है कि ये भाजपा है, ये इस समुदाय की खास दुश्मन है। अगर आपने इनको कहीं वोट दे दिया या ये सत्ता में आ गए तो आपके बुरे हालात हो जाएंगे। तो वो जो बचपन से बड़ा हुआ दिमाग है वो आज भी खिलाफ है, आज भी मुखालफत के लिए वो लोग हमेशा तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब मैंने एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे भारत में कश्मीर से आसाम तक देख रहा हूँ कि जो नौजवान, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय में जो सबसे बड़ा वर्ग है मुसलमान, उसके जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो हिंदुस्तान के अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग इदारे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में आ रही है और वो अपने इंडिविजुअल स्वयंभू एक सोच के साथ सामने आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसलिए थोड़ी ज्यादा मेहनत अब विपक्ष को करनी पड़ी है, क्योंकि वो विपक्ष से भी सवाल कर रहे हैं कि अगर आप हमारा इस्तेमाल सिर्फ एहतजाज, आंदोलन और इन सारी चीजों के लिए करते हैं तो हमारे मुस्तकबिल के लिए क्या सोचेंगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी आने वाले और वक्त में अब्बास भाई ये विपक्ष के लोगों पे लगने जा रहा है और लोगों को समझ में आएगा अंतर्गतवा कि हम जो हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज की लड़ाई लड़े जिसका कोई रिजल्ट नहीं। अगर आप सच की लड़ाई लड़ते हैं, आपके हक के खिलाफ अगर कोई बात होती है, तो अब्बास भाई, मैं, आप और तमाम भारत के लोग आपके साथ जो जिनको दबाया जाएगा। लेकिन यासिर भाई मुस्लिम समाज का, मुस्लिम तबके का जो खदशा है, जो डर है, जो खौफ है, जो खदशात हैं, उसको क्लियर कर दीजिए। अब उनको ये लग रहा है कि एनआरसी आ रहा है, एनपीआर हो रहा है, तो अब हमसे दस्तावेज मांगे जाएंगे, हमसे कागजात मांगे जाएंगे। और कौम का क्या हाल है, आप भी कौम से आते हैं, मैं भी कौम से आता हूं, कौम का क्या हाल है आप भी जानते हैं, किस तरह से गुर्बत, पसमानदगी, नाख्वानदगी, बीमारी और बेरोजगारी का शिकार है। किसी ने इसके लिए, इसकी फलाह के लिए काम नहीं किया, चाहे वो 70 साल उन्होंने हुकूमत की हो या इन्होंने हुकूमत की हो। नहीं, देखिए उन्होंने क्या हुकूमत करी और कैसे डील करा है वो तो हम लोगों ने किताबों में और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने उसका खुलासा सबके सामने रख दिया। ये तो कोई भी आप सहाफत करते हैं और आप बेहद संजीदगी वाली सहाफत करते हैं, आपके पास पूरी रिसर्च के साथ उसकी डॉक्यूमेंट्री चीजें मौजूद हैं, वो हमने देखा है। लेकिन पिछले 6 सालों में मैंने जो इस सरकार की, मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो कार्यक्रम हुए हैं खास करके माइनॉरिटी में मुसलमानों के लेके, उस पर भी अभी चर्चा नहीं करूंगा, वो भी बेहद शानदार है। अभी की अगर मैं चर्चा कर दूं, सिर्फ जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है जिसके वजीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, जिस तरीके से एक हुनर हाट का मैं एग्जांपल देता हूं, जिस तरीके से वो सुदूर भारत के छोटे छोटे गांव से हुनरमंदों को लाके नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट दे रहे हैं, उन्हें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर उन्हें बना रहे हैं। जो लोकल से वोकल की एक सोच रही है, प्रधानमंत्री की जो नई सोच का आगाज हुआ है, उसमें आप बताइए कि क्या हम आत्मनिर्भर नहीं बन रहे? क्या हम रोजगार मुहैया सरकार नहीं करा रही है हमें? क्या हमें छात्रवृत्ति देने में हमारे अंदर इजाफा नहीं हुआ? आपके पास ज्यादा रिसर्च के आंकड़े मौजूद होंगे और इससे भी आप, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जरूर डिबेट करेंगे। क्या हम हमारे कार्यक्रमों के जो इम्प्लीमेंटेशन रेट है, खास करके माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, मैं दूसरी और किसी मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या उनका रेशियो अभी हाई लेवल पे नहीं है? क्या जो काम अल्पसंख्यक मंत्रालय के वजीर ने अब तक अपने हाथ में लिया है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं? तमाम चीजें जमीन पे जो लास्ट लाइन में खड़े हुए आदमी की जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर तमाम शीर्ष नेतृत्व की भाजपा की सोच रही है कि अंतिम छोर पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक विकास पहुंचे, उसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे पास एक आबादी का इतना बड़ा सिस्टम खड़ा है कि उस तक पहुंचने में हमें और भी वक्त लगेगा। ठीक है और उस ठीक है यासिर भाई, ठीक है। संजीव जी, पूरा सीए जो प्रोटेस्ट हुआ, एंटी सीए प्रोटेस्ट हुआ, इसमें बार बार हमने देखा कि प्रोटेस्ट के दौरान, मुजाहरे के दौरान ये इल्ज़ाम लगता रहा कि कांग्रेस इसको बैक कर रही है, पुष्टपनाही कर रही है इस मुजाहरे की, आम आदमी पार्टी इस मुजाहरे की पुष्टपनाही कर रही है। उनके लीडरान भी शाहीन बाग गए, डिप्टी सीएम जो हैं दिल्ली के, उन्होंने भी कहा कि हम शाहीन बाग के साथ हैं, उनके मुजाहरीन के साथ हैं। तो अब लोग ये कहते हैं कि इन पार्टियों ने इस पूरे मुजाहरे को मुनज़्ज़म तरीके से खड़ा किया और नतीजा ये हुआ कि दंगा हुआ, दंगे की आग में झोंककर ऐसे साजिश करने वाले भाग गए, दंगों की आंच में गरीबों का घर जला,
गरीबों के अपने उनसे छीन लिए गए, पूरे खानदान, पूरे हमने तो अलग अलग रिपोर्ट बनाई है सर। बहुत ही दर्द भरी दास्तान है दिल्ली के दंगों की। दिल्ली के दंगों को आसान मत समझिए। 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और न जाने कितने लोगों के घर उजड़ गए हैं। अब्बास भाई, जिन मजलूमों की बात हम कर रहे हैं, जो सताए गए इस दंगे में, यासिर भाई जिस तरह से बोल रहे थे, हमें लग रहा था कि सबसे बड़े रहनुमा इन्हीं की पार्टी है और यही लोग हैं। हमें ये बता दें कि यदि इतने बड़े रहनुमा ये हैं, तो आज भी इन लोगों को अपनी ईमानदारी क्यों सिद्ध करनी पड़ रही है? आज भी उनसे क्यों सवालात किए जाते हैं कि नहीं आप हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं या नहीं रखते हैं? उन्हें संदेह के घेरे में क्यों रखा जाता है? हमेशा उन्हीं को अपनी अग्नि परीक्षा देने को क्यों कहा जाता है? आप हमें बताइए। आप हमें ये बता दीजिए कि जिस दंगे की बात हो रही है, यासिर भाई इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं सर, ये भी एक अजीब सा बयान है। कौन कहता है? कौन मुसलमानों से उसके वतन परस्ती का सर्टिफिकेट कौन मांगता है सर? कौन मांगता है साहब? कमाल की ये भी एहसास कौम में पैदा कर दिया। अगर सर कोई मुल्क मुखालिफ बयान देगा तो वो उसका इंडिविजुअल, उसका इंफरादी मामला है, उससे पूछा जाएगा। लेकिन सर पूरी कौम से सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगता, हिंदुस्तानी होने का सबूत कोई नहीं मांगता। ये भी एक बात कौम में पैदा कर दी गई, मुसलमानों में पैदा कर दी गई, जिसकी वजह से सर मुसलमान इस वक्त बहुत डरा हुआ है। अब्बास भाई, जो हिंदुस्तान में रुके हुए ये मुसलमान है ना, ये बाय चॉइस रुके थे, किसी की प्रेशर से नहीं रुके थे। बिल्कुल। इस कौम से, इस मुल्क से उनको इतनी मोहब्बत थी कि वो यहाँ पे रुक गए। बार बार जो प्रश्न, अभी फिर मैं कह रहा हूँ कि बार बार यदि प्रश्न खड़ा करने की बात नहीं होती है, ये इतने बड़े रहनुमा है उसके, आप मुझे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कर लूं, इस सरकार की बात कर लूं, कितने लोगों को, कितने प्रतिशत लोगों को उन्होंने हिस्सेदारी दे दी और कितने लोगों को टिकट दे दिया कि आप आ जाइए, चुनाव लड़के आ जाइए और हम आपको एक सुरक्षित और एक मजबूत। देखिए, सियासी पार्टियों का अपना निजाम होता है, सियासी पार्टियों का अपना वोट बैंक होता है, उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। जिस सियासी पार्टी को ये पता ही नहीं कि उसको उसके दूसरे तबके से वोट मिलेगा, वो टिकट कैसे देगा सर? बास भाई, वही मैं कह रहा हूं कि अभी भी वोट बैंक की ही राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति में खूब पता है कि किसको हम दबाएंगे। यदि इस तरह से ध्रुवीकरण होता है तो कहां से हमें फायदा होता है। ये वोट बैंक की ही राजनीति है जो मैं कहना चाह रहा हूं। यदि इन्हें ये बात पता हो कि नहीं, यदि ये रूठ जाएंगे, हमसे अलग हो जाएंगे, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, तो ये ऐसा नहीं करेंगे। इनको पता है कि इनके रूठने, इनके खफा होने से, इनको हमसे दूर जाने से एक बड़ा वर्ग हमारे तरफ झुकेगा, एक बड़ा वर्ग हमारे। सर, आपके सामने यासिर जिलानी साहब एक जिंदा मिसाल मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, बीजेपी में है, समाज की खिदमत कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं और मुस्लिम मामलों में वो बोलते भी हैं जब मौका आता है। तो नहीं, यासिर आपके सामने बैठे हुए बीजेपी के यूथ लीडर हैं, दिल्ली का चेहरा है सर वो। नहीं, यासिर जिलानी साहब की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये है और इनको मैं जानता हूं, मजबूती के साथ रहते हैं। इसी तरह से हर जगह मुस्लिम लीडर बड़ी तादाद में बीजेपी से जुड़ रहे हैं सर, जुड़ रहे हैं। भगवान करे जुड़े और इन लोगों को जगह मिले, बहुत बेहतर जगह मिले। हमारी शुभकामनाएं हैं और मिलेगी भी, हमें ऐसा उम्मीद है। यासिर जिलानी साहब को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, लेकिन मैं इससे अलग कुछ कह रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि यदि इतनी ही मोहब्बत थी, इतनी ही प्यार मोहब्बत थी, तो इन कौम को बराबर आप अग्नि परीक्षा देने की बात मत कहिए। यदि वो कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनिए, उनकी शंकाएं हैं कि आप एनआरसी की बात कर रहे थे और सीएए से उपजा हुआ जो संदेह था, इस पे चर्चा आज नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उनके मन में संदेह तब हुआ जब असम में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के वहां के अध्यक्ष ने किस तरह से, जब 16 लाख एनआरसी में छटने की बात आई और उसमें जब दो धड़ों में बटा 10 लाख कुछ और किसी और कौम से और 6 लाख किसी और कौम से, उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और बंद करा दी गई। ये तब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है साहब। आप यदि पारदर्शिता रखेंगे, आप यदि दिलों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे लोग आपको मोहब्बत करेंगे और निश्चित तौर पे जुड़े रहेंगे आपसे, लेकिन नियत इसके लिए साफ होनी चाहिए। आप बार बार जो राजनीति की बात करते हैं ये गलत है और राजनीति के लिए आप इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। ये अपने ही मुल्क के लोग हैं, चाहे वो किसान हो या ये लोग हों, अपने ही मुल्क के लोग हैं। और अभी भी अदालत जो अपना कार्रवाई करेगी सो करेगी, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से दिल्ली के पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध रही है, निश्चित रूप से ये अविश्वास पैदा हुई है। और दिल्ली पुलिस चूंकि टॉप ग्रेड की पुलिस है, उसकी छवि को भी सरकार ने दांव पे लगा दिया और सरकार ने प्रश्न खड़ा करवा दिया है उसकी छवि पर। आज तक किसी ने इस पे प्रश्न खड़ा नहीं किया, लेकिन काम करने का जो तरीका है, एक तरफा जो कार्रवाई दिख रहा है, ऐसा कैसे होगा साहब कि सबसे ज्यादा उग्र हम ही हैं, हम ही आतंकवादी हैं, हम ही उग्रवादी हैं, हम ही चाहते हैं कि दंगा और सबसे ज्यादा हम ही मारे जाए? ऐसा होता है क्या? अरे साहब, हमने खंजर अपने सीने में नहीं घोप लिया है, सामने वाले ने घोपा है, तब हम सबसे ज्यादा हताहत हमारी हुई है, हलाल तब होते हैं।
ठीक है सर। यासिर भाई, संजीव कौशिक जी कह रहे हैं कि जब एक ही तबके के लोगों से उसके हुब्बुल वतनी का सबूत मांगा जाएगा, उसको बात बात पर पड़ोसी मुल्क भेजा जाएगा, तो इस तरह के एहसासात उस कौम में पैदा होंगे, एहसास कमतरी पैदा होगी, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होगा और इस तरह की सूरत हाल पैदा होंगी। तो जो रूलिंग पार्टी है, सरकार में आप लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि उसके अंदर एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करिए, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ ना पैदा करिए। देखिए, एहसास तहफ़्फ़ुज़ की जो बात आप कह रहे हैं, अभी ये संजीव कौशिक और इनके सोच वाले क्यों बेचैन? क्योंकि अब तक इन लोगों ने ये खुद अपनी बात कह रहे हैं जो इन्होंने अब तक भारत के मुसलमानों के साथ किया है। इन्होंने बार बार ये कहा ना कि इन पे सवाल हम लोग उठाते हैं। सवाल इनके दिमाग में, इस पूरे समाज के अंदर संजीव कौशिक, इनकी जो पार्टी है कांग्रेस, और इनके जो रीजनल दल जो इन्हीं की तरह सोचती है, उन लोगों ने उन्हें कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार बना। आप बताइए कि क्यों मुसलमान अभी आके, और वैक्सीन जो चीज होती है, वो एक तरीके से आपकी जिंदगी बचाने के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है, उस पर भी आप फतवा जारी कर देते हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है संजीव कौशिक जी। आप भाजपा के ऊपर उंगली मत उठाइए। भाजपा ने कहा, या मुस्लिम कम्युनिटी से आप जैसे लीडरों ने उन्हें भड़काया, उनके अंदर भ्रम फैलाया और उनसे फतवा जारी करा दिया कि वैक्सीन मत लगाइए, वैक्सीन के अंदर पता नहीं किस चीज की चर्बी, खंजीर की, जिसको हम अब्बास भाई नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। और आप बताइए कि कोई ऐसा मुद्दा बताइए जिसपे अब भारतीय जनता पार्टी मुखर होके, हम अपने कौम के अगर कोई बात आती है, समाज की कोई बात आती है, तो इनके सामने खड़ी हो जाती है, उन नौजवानों को आईना दिखाती है और सच्चाई बताती है, जिससे इनके अंदर बौखलाहट है, जिसका तोड़ इनके पास संजीव कौशिक जी और इनके जैसे तमाम लीडर कांग्रेस के और समाजवादी और बसपा के पास आपने क्यों नहीं गले लगा लिया इन लोगों को साहब? ये नौबत ही नहीं आती। आप एक कदम बढ़ाते हैं, सारे लोगों को जो पे बैठे थे गले लगा लेते, सारी सियासत मिट जाती है और कहते कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। मैं गले लगाने का इतिहास आपको बता देता हूं। जो आप कह रहे थे कि पार्टी जो है टिकट नहीं देती है, आपको मालूम है भारत के तमाम राज्य, 2-3 राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां का डाटा निकाल लीजिएगा, वहां पे मुसलमान जो है दर्जा प्राप्त मंत्री नहीं होगा, लेकिन तमाम भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत वाले सूबों में दर्जा प्राप्त मंत्री मुस्लिम चेहरे हैं। हिंदुस्तान में तमाम जगहों पे चेयरमैन और कमीशन के चेयरमैन और बड़े ओहदे पे बिठाए गए हैं मुसलमान। उत्तर प्रदेश में ना चुनाव लड़के भी मुस्लिम मंत्री हैं। आसाम में डिप्टी स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान है अमीनुल हक लश्कर। तुष्टीकरण की राजनीति के बारे में हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। छोड़िए, ये मुद्दा नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। सवाल ये है कि यदि वो लोग आपके अपने थे, उन लोगों को गले लगाते, उठाते और ये नौबत नहीं आती। सारी बातें छोड़िए, क्यों मुसलमानों को वैक्सीन के खिलाफ लाके खड़ा कर दिया आपने? ये आपने किया है। आपको कभी भी हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। खड़ा करके कमाल की बात कर रहे हैं साहब। अभी तो कम से कम विपक्ष को छोड़ दीजिए। विपक्ष क्या कर रहे हैं आपके साथ साहब? विपक्ष को छोड़ दीजिए। मैंने कहा कि विपक्ष इतना नहीं है कि विपक्ष बरगला देगा और आप परेशान हो जाएंगे। आपके पास उससे ज्यादा तथ्य मौजूद है। आप बात रखने में, बात फैलाने नहीं यासिर साहब, फतवा नहीं है। रजा एकेडमी ने एक तफसीरा दिया था, एक रजा एकेडमी ने एक बात कही थी। आप जानते हैं कि वो तफसीरा फतवा की शक्ल ले लेता है और तमाम चैनलों पे हम लोगों ने देखा, आपने भी डिबेट जरूर करी होगी, मैं उसका हिस्सा नहीं रहा आपके यहाँ, लेकिन तमाम चैनलों पे मैंने देखा कि आके एक ही बात को, जबकि ये क्लियर कहा गया है इस्लाम के अकॉर्डिंग भी, अगर आपकी जान बचानी हो तो आप हराम चीज को भी हलाल कर लें। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, तफसील में कोई बयानात नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन ये इस तरह की चीजों को सामने लाके कौन प्रश्न चिन्ह पे खड़ा होता है? पूरी की पूरी समाज अपने आप को प्रश्न चिन्ह पे खड़ा कर देती है और उसके बाद कहती है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यासिर भाई, संजीव जी ये कह रहे हैं कि अगर आप पहुंच गए होते, एंटी सीए प्रोटेस्ट के नतीजे में ही दंगे हुए, अगर पहल सरकार की तरफ से कर दी गई होती तो दिल्ली नहीं जलती, दिल्ली को नहीं जलाया जाता। कि आप अमित शाह ने तो बुलाया था मिलने के, भाई जिन लोगों को बुलाया था वो तो ट्रक पे बैठ के मुजाहिरा करते हुए एहतजाज की शक्ल। तो किसी भी संवाद को, किसी भी टॉपिक को खत्म करने के लिए एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में आना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे अन्नदाता और किसान भाई लगातार राउंडों में बात चल रही है सरकार के साथ और वो बात कर रहे हैं, तो एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग वहां पे बात हो रही है।
हमने सीए के टाइम भी सरकार बेहद संजीदगी के साथ उनको कॉल करी थी, बुलाया गया था एक नंबर ऑफ लोगों को कि आप आइए अपनी बात रखिए, लेकिन लेकिन यासिर भाई जो शाहीन बाग से जो लोग बात करने जा रहे थे ना, उनको आगे बढ़ने भी नहीं दिया गया था कि आप बहुत बड़ी तादाद में हैं, इतनी तादाद में नहीं जाएंगे। अब शाहीन बाग के लोगों का कहना था कि हमारा कोई लीडर नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है, हम सब लीडर हैं, हम सब के मसले हैं तो हम सब की बात सुने वजीर दाखिला। तो अच्छा उसका अच्छी सूरत हाल ये थी कि वजीर दाखिला खुद आ जाते। और आप बताइए कि टीवी पे तमाम 2 ही 3 चेहरे आते हैं जो अब्बास भाई दिल्ली इलेक्शन सर पे था, ये सच नहीं बोल पा रहे हैं। अब्बास भाई दिल्ली इलेक्शन सर पे था, या जो दादी दिल्ली इलेक्शन सर पे था, ये जानबूझकर इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते थे अपने फायदे के लिए। ऐसा हुआ नहीं कि लेनी का देनी वाले कंडीशन में पहुंच गए। ये हम नहीं इम्प्लीमेंट करते। ठीक है सर, हमारा वक्त, यासिर भाई बहुत माजरत चाहूंगा, हमारा वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया संजीव कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस अहम मौजू पर बहस के लिए शामिल हुए। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।